डाइवोर्स एंड लव एपिसोड 41। जब उन दोनों ने खाना खा लिए तो एक नौकर सफाई करने आया और चला गया। उसके बाद रोशनी दादी जी से बात करने लगी। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि कुणाल वार्ड के अंदर आता है। दादी कुणाल को देखकर समझ जाती हैं कि वो उसे ही लेने आया था। रोशनी, अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो सीधे मेरे पास आना। दादी उस इंसान को सबक सिखाने में आपकी मदद करेंगी। दादी ने इतना कहा और अनिच्छा के साथ कुणाल के साथ चली गई। पीटर रोज आता था और तीनों टाइम का खाना रखने के बाद सफाई करके चला जाता था। कुणाल रोशनी के सामने नहीं आता था, लेकिन रोशनी को हर सुबह अपने वार्ड में 99 रोजेज का बुके जरूर मिलता था। रोशनी का पूरा वार्ड उन 99 रोजे के बुके से भर चुका था। एक दिन जब नर्स रोशनी की ड्रेसिंग करने आई तो रोशनी ने उससे पूछा कि क्या अब वो छुट्टी ले सकती है। तो नर्स ने उससे कहा कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता, उसे इस बारे में डॉक्टर से पूछना चाहिए। आपका बॉयफ्रेंड बहुत रोमांटिक है, नर्स ने वार्ड से जाने से पहले उन बुके को देखते हुए कहा, जो उस वार्ड को आधे से ज़्यादा घेर चुके थे। क्या आपको ये पसंद है? अच्छा लगे तो ले लेना। रोशनी अपने कपड़े बदलते हुए उस नर्स से कहती है। वो अब डॉक्टर से उसकी छुट्टी के बारे में बात करने के लिए जाने वाली थी। नहीं, ये तो आपके बॉयफ्रेंड ने दिए हैं, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ। नर्स ने इतना कहा और चली गई। रोशनी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो नर्स चली गई थी। रोशनी डॉक्टर के पास जाती है और अपने डिस्चार्ज के बारे में कहती है। डॉक्टर उसे परमिशन दे देता है। जब रोशनी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे बाहर पीटर रोल्स रॉयल कार के बाजू में खड़ा मिलता है। मिस रोशनी, बॉस ने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। पीटर अपना सर झुकाकर रोशनी से कहता है। क्या ये हॉस्पिटल सिंह परिवार के लोगों के लिए बनाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ पर रोशनी पीटर को घूरते हुए पूछती है। यह सिंह परिवार का प्राइवेट हॉस्पिटल है। पीटर ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए रोशनी से कहता है। उसने रोशनी के दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। रोशनी पीछे मुड़कर उस हॉस्पिटल को देखती है। जैसा कि ये हॉस्पिटल सिंह परिवार का प्राइवेट हॉस्पिटल था, रोशनी को पता था कि उसे यहाँ से टैक्सी नहीं मिलने वाली थी। इसीलिए वो बिना कोई बहस किए कार में बैठते हुए पीटर से कहती है। पीटर भी कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। मुझे स्टूडियो छोड़ दो। बॉस ने मुझे आपको सेफली घर छोड़ने के लिए कहा है। पीटर रोशनी की बात को नज़रअंदाज कर उससे कहता है। अगर आप मुझे स्टूडियो नहीं छोड़ सकते हैं तो आप कार रोक सकते हैं, मैं खुद एक टैक्सी ले लूँगी। रोशनी चिढ़ते हुए उससे कहती है। पीटर ने कार रोक दी और अपना सेल फोन निकालकर कुणाल को कॉल करने लगा। कुणाल की परमिशन मिलने के बाद पीटर ने कार स्टूडियो के रास्ते पर मोड़ दी। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रोशनी स्टूडियो पहुंचने के बाद रोशनी कार से बाहर निकलती है और ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। स्टूडियो धूप की रोशनी में चमक रहा था। रोशनी स्टूडियो के अंदर चली जाती है। जब रोशनी अंदर जाती है तो उसे तन में घुटनों के बल बैठा फंसवा पोछा लगाते हुए दिखता है। उसे देखकर रोशनी के मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि वो फिर से यहाँ पर परेशानी खड़ी करने आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी तन्मय को अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखते हुए कहती है। तन्मय जो पोछा लगा रहा था, जब उसके कानों में रोशनी की आवाज़ पड़ती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो पोछे वाले कपड़े को जमीन पर पटकते हुए खड़ा हो जाता है और रोशनी से मुंह बनाते हुए कहता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे भाई ने मुझे अकेले पेंट साफ करने के लिए कहा है और किसी को भी मेरी मदद करने से मना कर दिया है। मैंने पहले कभी भी इस तरह से पोछा नहीं लगाया है। तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है।
तन्मय ने अपने डैड को बताया था कि किस तरह से रोशनी ने उसे थप्पड़ मारा था। उसे इसी बात के लिए सबक सिखाने के लिए कुणाल ने ये सज़ा उसे दी थी कि जब तक वो ज़मीन पर पड़े सारे पेंट को साफ नहीं कर देता तब तक उसे वहाँ से जाने ना दिया जाए। तन्मय की बात सुनने के बाद रोशनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुश थी ये सुनने के बाद। आपने ही ये रायता फैलाया है तो इसे साफ भी आप ही करेंगे। अगर आप साफ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने भाई के पास जाकर उन्हें मना कर सकते हैं कि आपके काम नहीं करना चाहते हैं। रोशनी की बात सुनकर तन्मय एक बार फिर से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और उस कपड़े को वापस उठा लिया जिसे उसने अभी कुछ देर पहले बड़े ताव के साथ फेंक दिया था। वो अब वापस से उस फर्श को घिस घिस के साफ करने लगा जिससे उसने ही गंदा किया था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुणाल को जाकर मना कर सके। वो जानता था कि अगर उसने कोई भी शिकायत की तो उसका भाई इस बार उसे सीधा सूली पर चढ़ा देगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर कोसता रहूँगा, तन्मय ने रोशनी को कोसते हुए कहा और पटक पटक कर फर्श को साफ करने लगा। रोशनी तन्मय को नज़रअंदाज कर अपने स्टूडियो को देखने लगती है। सभी चीज़ें पहले जैसी हो चुकी थी, बस फर्श को साफ करना बाकी था जो कि 1 महीने के अंदर साफ हो जाएगा। फिर वो अपने स्टूडियो को ओपन कर सकती है। रोशनी अभी ये सब सोच रही थी कि तन्मय उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जाओ और मेरे भाई से कहो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ और तुम अब मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती हो। रोशनी अचानक मुड़ जाती है जिससे वो तन्मय से टकरा जाती है। टक्कर की वजह से तन्मय को थोड़ा जोर से लगा था जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? रोशनी उसे आंखें छोटी छोटी करके देखने लगती है। रोशनी को खुद की तरफ ऐसे देखते देख तन्मय उससे कहता है, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें एक बार मैंने जो कहा था उसके बारे में सोचना चाहिए। तन्मय इस समय एक अबला की तरह लग रहा था क्योंकि अब वो और ये झाड़ू पोछा नहीं करना चाहता था। रोशनी ने एक पल के लिए सोचा, फिर सपाट स्वर में कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं भले ही तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बैठ के पेंट साफ करते हुए देखना पसंद करती हूँ। तुम्हें झाड़ू पोछा करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोशनी की बातों से तन्मय अवाक रह गया था। मुझे पता था कि इस लड़की से निपटना आसान नहीं है। ये तो उसकी सोच से भी ज़्यादा चालू निकली। पता नहीं इस लड़की ने मेरे भाई को अपने वश में करने के लिए क्या जादू टोना किया है। तन्मय खुद में बुदबुदाता है। रोशनी ध्यान से सोचो, मैं सिख परिवार से ही हूँ, मेरे भाई का सबसे प्यारा छोटा भाई हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपने भाई को ये बता दूंगा कि तुम कितनी ज़्यादा शातिर हो? तन्मय रोशनी को देख उसे समझाते हुए कहता है, क्योंकि अब वो और पोछा झाड़ू नहीं करना चाहता था। उसके हाथ में अब छाले पड़ चुके थे और उसके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे। पेंट को साफ करने में अभी भी 1 महीना लगने वाला था जिसे वो अकेले साफ नहीं कर सकता था। मेरा और आपके भाई का अब डिवोर्स हो चुका है। मैं अब उससे प्यार नहीं करती हूँ। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहा है। अगर आपको इन सब कामों से इतनी ही नफरत ही है तो आप अपने भाई से क्यों नहीं कहते हैं कि वो आपको यहाँ से जाने दें? रोशनी तन्मय को घूरते हुए कहती है। वो इस समय तन्मय को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो किसी बेवकूफ़ को देख रही थी। रोशनी ये देखने आई थी कि यहाँ काम कैसे चल रहा था, जो कि वो देख चुकी थी, इसीलिए अब वो यहाँ से जाना चाहती थी। वो जाने के लिए आगे बढ़ जाती है कि एक बार फिर तन्मय उसके पीछे आ जाता है। इस बार वो रोशनी से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो उससे सवाल करता है, क्या तुम अब सच में कुणाल भाई से प्यार नहीं करती हो? मेरे पास कुणाल सिंह जैसे घमंडी आदमी को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें किसी और के लिए छोड़ दिया जाए। रोशनी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा और वो आगे जाने ही वाली थी कि उसे एक आदमी दरवाजे के पास दिखाई देता है जिसके हाथ में इस समय रोजेज का बुक था। तन्मय जो रोशनी के पीछे खड़ा था वो वापस अपनी जगह पर
चला जाता है और पोछा लगाते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडसम भाई के बारे में बुराई करने की? अब देखना वो कैसे तुम्हें सबक सिखाता है। एपिसोड 42। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कुणाल अचानक वहां आ जाएगा। उन्हें उन लोगों ने इतनी जल्दी छुट्टी क्यों दे दी? कुणाल चिंता के साथ रोशनी से पूछता है और अपने हाथों में पकड़े बुके को रोशनी की तरफ बढ़ा देता है। ये बस एक छोटी सी चोट थी जो कि अब ठीक है। रोशनी उसके हाथ से बुके को लेते हुए उससे कहती है। उसे इस समय थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उससे अभी कुछ समय पहले ही उसके बारे में बुराई की थी। तन्मय जो रोशनी को डांट खाते हुए देखना चाहता था, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका ठंडा दिल वाला भाई रोशनी की बातों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ था। सीओ सिंह, आपने मेरे नुकसान की भरपाई के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तन्मय के काम की स्पीड को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना स्टूडियो अगले साल ही खोल पाऊंगी। रोशनी तन्मय की तरफ इशारा करते हुए कुणाल से कहती है, क्योंकि अब वो भी नहीं चाहती थी कि तन्मय अब और वहाँ पर रहे। मैं चाहती हूँ कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, इससे उसे सबक भी मिलेगा। इसीलिए मैंने उसे यहाँ की सफाई करने की सज़ा दी है। कुणाल शांति से कहता है, भले ही उसने ये करना कारण बताया था, लेकिन वास्तव में उसने तन्मय को यहाँ इसलिए रखा था ताकि वो उसके यहाँ रहने का फ़ायदा उठाकर रोशनी को रोज़ 99 रोजे का बुके देने के लिए आ सके। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने भाई को समझा दें कि वो मेरे ऊपर समय बर्बाद ना करे। रोशनी बुके को साइड में रखते हुए कुणाल से कहती है। रोशनी ने महसूस किया था कि सिर्फ वो ही नहीं थी जो बदल गई थी, कुणाल भी था जो पता नहीं क्यों पर उसे बदला बदला सा लग रहा था। ये उसकी गलती है जिसे उसे ही सुधारना होगा। इससे उसे सीख मिलेगी जिससे वो एक अच्छा इंसान बनेगा। कुणाल रोशनी को देखते हुए कहता है। तन्मय ने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, जबकि उसका भाई तो उसे यहाँ फंसाने के लिए पूरी तैयारी में आया था, ऐसा लग रहा था। इसीलिए तन्मय मुंह बनाते हुए बीच में बोलता है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मैं पहले से ही एक अच्छा इंसान हूँ? चुप! कुणाल और रोशनी एक साथ चिल्लाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कुणाल तन्मय की तरफ मुड़ उससे आगे कहता है, जाओ और जाकर पोछा लगाओ। तन्मय के पास कुणाल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस जाकर पेट साफ करने लगता है। कुणाल रोशनी की तरफ देखने लगता है, इस बात की परवाह न करते हुए कि उसने उसके दिए हुए फूलों को साइड कर दिया है। वो उससे कहता है, पीटर ने पास में ही एक रेस्टोरेंट बुक किया है। वो जगह अपने खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह पहली बार था जब कुणाल ने किसी लड़की से अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछा। भले ही उसने साफ शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन रोशनी को समझ आ गया था कि वो क्या चाहता था। लेकिन रोशनी ऐसे जताती है कि वो उसकी बातों को नहीं समझ पाई थी। फिर मैं तुम्हें अपने खाने का आनंद लेने से नहीं रोकूंगी। ये कहने के बाद रोशनी आगे बढ़ने लगी कि कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, तन्मय इस बार बहुत आगे निकल गया है, इसीलिए मैं बस उसकी तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रोशनी मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने कुणाल की उम्मीद भरी आंखों को देखा तो वो खुद को हाँ कहने से नहीं रोक पाई। इसीलिए रोशनी को हाँ कहता देख वो साइड हट गया और रोशनी को आगे बढ़ने का इशारा किया। तन्मय जो पेंट साफ कर रहा था, उसने उन दोनों को दूर जाते हुए देखा, फिर हार न मानते हुए एक बार फिर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, भाई मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तन्मय की आवाज़ सुन कुणाल रुक गया और पीछे बिना मुड़े देख तन्मय से कहने लगा, अच्छे से पोछा लगा और पेंट साफ करो। अगर तुमने इसे 1 हफ्ते के अंदर साफ किया तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। इतना कहने के बाद कुणाल रोशनी के साथ वहां से चला गया। कुणाल की बात सुनकर तन्मय हैरान रह गया था। अरे नहीं भाई, पर भूत का साया है
मैं तो उनका प्यारा सा छोटा भाई हूँ ना, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तन्मय रोने वाला मुंह बनाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है। रेस्टोरेंट सच में बहुत पास था। वो दोनों काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। वेटर आता है और कार का दरवाज़ा खोलता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। इस समय रेस्टोरेंट भरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन अभी वो पूरा खाली था। फर्स्ट फ्रेश फ्लावर्स और कैंडल से पूरा भरा हुआ था। रोशनी की भौहें तन गई थी उस सजावट को देखकर। उसने देखा कि पूरा आधा कमरा गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। वो उतनी खुश नहीं थी जितनी कुणाल ने उम्मीद की थी। उसके बजाय रोशनी ने उससे सवाल किया, ये मत कहना कि ये सब आपने माफ़ी मांगने के लिए किया है। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि कुणाल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। माफ़ करना, पर यह सब पीटर ने तैयार किया है, जिसमें वे फ्लावर्स भी शामिल है जो मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में लेकर आया था। ये सब उसी ने किया है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुणाल ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। कुणाल को समझ आ गया था कि रोशनी इस समय गुस्से में थी और वो यहाँ से जाना चाहती थी। इसीलिए उसने पीटर को बलि का बकरा बना दिया था। वो ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि इन सब में उसका कहीं भी हाथ नहीं है, जबकि ये सब उसने खुद ही पीटर से कहा करवाया था। रोशनी ने ध्यान से कुणाल के चेहरे को देखने लगी, जो इस समय दुनिया भर की मासूमियत लिए रोशनी को देख रहा था। रोशनी को उस पर थोड़ा विश्वास हुआ। वैसे भी उसके सामने बैठा ये आदमी, जो रोमांस के मामले में दिमाग से बिल्कुल पैदल है, इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जान सकता था। कुणाल आगे बढ़ा और रोशनी के लिए एक चेयर खींची ताकि वो बैठ सके। ये सब करते समय वो एक परफेक्ट हस्बैंड लग रहा था। रोशनी जाकर उस चेयर पर बैठ जाती है। जब उसने कुणाल को अपने लिए चेयर निकालते हुए देखा तो उसे एक बार फिर से कुणाल के ऊपर शक होने लगा कि हो ना हो ये सब इसी शैतान ने पीटर से करवाया है। इसीलिए वो कुणाल को अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखते हुए बोली, सीओ सिंह को सच में एक काफ़ी अच्छा असिस्टेंट मिला है, जो मिस्टर सिंह के कारनामों को भी अपने सर ले लेते हैं। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो मैं उसे अफ्रीका भेज दूंगा। कुणाल उसके सामने बैठ गया और एक पल सोचने के बाद उसने रोशनी से कहा, मेरी पसंद नापसंद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। रोशनी कुणाल को देखते हुए उससे पूछती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कुणाल अपने मन में ही कहता है, पर वो रोशनी की बात का जवाब नहीं देता है। खाने का ऑर्डर पीटर ने ही किया था, जिसमें एक इटालियन डिश थी और साथ में ही सिंह परिवार की एक फेमस लिमिटेड एडिशनल वाइन की बोतल थी। वहाँ पर एक म्यूजिक प्लेयर भी थे। जब कुणाल ने देखा कि रोशनी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो उसने उन म्यूजिक प्लेयर को रुकने के लिए कह दिया और बहुत ही शांति से उन दोनों ने अपना डिनर खत्म किया। सीओ सिंह, अब मुझे चलना चाहिए। रोशनी इतना कहा और वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उसने कुणाल को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया था। बाहर आकर उसने एक टैक्सी रोकी। इससे पहले कि वो उस टैक्सी में बैठ पाती, उसे किसी ने अपने कंधे पर उठा लिया था। सीओ सिंह, ये आप क्या कर रहे हैं? जब तक रोशनी अपने होश में लौटी तब तक वो पहले से ही कुणाल के कार में थी। कार स्टार्ट करो। कुणाल ने रोशनी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। कुणाल, आप ये क्या कर रहे हैं? रोशनी खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेती है। फिर अपने मन में कुणाल को कई बार एनोइंग आदमी कहने के बाद उसने अपना सवाल दोहराती है। अब तुम मुझे सीओ सिंह नहीं कह रही हो, तो क्या तुम अपने मन में मुझे एनोइंग आदमी कह रही हो? तो ठीक है, तुम मुझे जो चाहे बुला सकती हो, तुम मेरी तरफ से फ्री हो। ये कहने के बाद उसने रोशनी के दोनों हाथों को छोड़ दिया। जब उसे यकीन हो गया कि कार स्टार्ट हो चुकी है, जब से रोशनी ने उसे सीओ सिंह कहा था तब से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उनका सबसे करीबी रिश्ता हुआ करता था, लेकिन अब वो उसके साथ अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही थी, जो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था।
एपिसोड 43। रोशनी को अब इस आदमी से डर लगने लगा था, क्योंकि अब कुणाल उसके मन को भी पढ़ने लगा था। क्या आप अभी वही कुणाल सिंह हैं जिसे मैं जानती थी? रोशनी कार की विंडो से सट जाती है और कुणाल को असमंजस से देखते हुए उससे पूछने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ था वो कुणाल का ही किया धरा था। नहीं, मैं पहले वाला कुणाल सिंह नहीं रहा। कुणाल रोशनी के कानों के पास जा गर्म सांसें छोड़ते हुए उससे कहता है, कुणाल सिंह, आप एक पप्पी की तरह हैं, सुंदर लेकिन खतरनाक। मैं कभी भी दोबारा से आपके जाल में नहीं फंसूंगी, और वैसे भी मेरा अभी भी वही मतलब है जो पहले था। मैं आपको या आपके परिवार के किसी भी मेंबर को नहीं देखना चाहती हूँ। रोशनी ने कुणाल की नज़रों से बचने के लिए दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा उससे कहा। कुणाल सीधे बैठ जाता है और अपने आंखों के कोने से रोशनी को देखने लगता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और रोशनी की बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर में वे रोशनी के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। जब रोशनी कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे महसूस होता है कि कार अभी भी लॉक थी, जिसे देख वो ठंडी लेकिन शांत आवाज़ में कहती है, मुझे बाहर जाना है। ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वो कुणाल के ऑर्डर का वेट करने लगा। सुना नहीं मैडम ने क्या कहा? वो बाहर निकलना चाहती हैं। कुछ देर बाद कार में एक गहरी आवाज़ गूंजती है जो कुणाल की थी। कुणाल के ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर कार का डोर ओपन कर देता है, जिसके बाद रोशनी कार से बाहर निकल सीधे अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। जब वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो वो काफ़ी शांत थी। सृजल जी के जाने के बाद से ये अपार्टमेंट ऐसे ही शांत रहता था। रोशनी खिड़की के पास जाती है और नीचे देखती है तो उसे कुणाल की कार अभी भी वहीं पर खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था कि उसके जाने का कोई इरादा नहीं था। रोशनी अभी कुणाल की कार को देख ही रही थी कि उसके फ़ोन वाइब्रेट करता है। जब वो अपना फ़ोन देखती है तो उसे वीचैट पर एक मैसेज आया हुआ था जो कुणाल का था, जिसमें लिखा हुआ था, रोशनी, मैंने पहले जो भी किया उसके लिए मुझे रिग्रेट है। कुणाल सिंह, क्या आप जानते हैं कि रिग्रेट किसे कहते हैं? रोशनी एक उपहास के साथ खुद में ही बड़बड़ाती है। वो कुणाल के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती और ना ही वो पहले की तरह उसका नंबर ब्लॉक करती है, क्योंकि अब उसका मानना था कि ब्लॉक करने जैसा काम छोटे बच्चे किया करते हैं। आपको चाहे रिग्रेट हो या ना हो, लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। इतना खुद से कहने के बाद रोशनी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन रोशनी नाश्ता करने के बाद सीधा स्टूडियो चली जाती है। तन्मय अभी भी पेंट साफ कर रहा था। उसने बहुत सारा पेंट साफ कर लिया था। अब बस थोड़ी जगह ही बची थी पेंट साफ करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि उसे सच में डर था कि अगर उसने ये काम जल्दी खत्म नहीं किया तो उसे कुणाल सीधा अफ्रीका ही भेज देगा। रोशनी भी अपने वर्कर्स को उसकी मदद के लिए काम पर लगा देती है, जिससे पेंट कुछ ही देर में साफ हो जाता है। पेट साफ करने के बाद तन्मय वहाँ से ऐसे भागा जैसे कि उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो, लेकिन जाने से पहले वो रोशनी से ये कहना नहीं भूला, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगा मेरी हेल्प करने के लिए। तुमने मुझसे पोछा लगवा कर अच्छा नहीं किया है, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। इतना कहने के बाद तन्मय वहाँ से पैर पटक कर भाग गया। तन्मय के जाने के बाद रोशनी अपने अकाउंट को लॉग इन करती है। पिछली बार उसने लायरा की एक फ़ोटो डाली थी, जिसकी वजह से उसके फॉलोअर्स अब 3 मिलियन हो गए थे। हालांकि उसके इनबॉक्स में उसके लिए कोई भी काम से रिलेटेड मैसेज नहीं आया था। ये उसके लिए बहुत अजीब बात थी। इसीलिए वो सीधा लिली को फ़ोन करती है। रोशनी, मैं तुम्हें इस बारे में हॉस्पिटल में नहीं बता पाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से लेक्स को वो वीडियो वायरल हो गई, जिसकी वजह से वो कमीना लेक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसने सभी से कह दिया है कि जो भी तुम्हारे साथ काम करेगा वो उसके साथ फ्यूचर में कभी भी काम नहीं करेगा।
वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए कोई भी उसके अगेंस्ट जाने से डरता है। लिली फ़ोन उठाते ही उससे कहती है। रोशनी उसकी बात सुनकर तुरंत समझ गई कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था, और उसे ये भी समझ आ गया था कि लेक्स की वीडियो किसने वायरल की थी। रोशनी, अब कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। तुम कुणाल से मदद क्यों नहीं मांगती हो? आखिरकार तुम दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके हो। लिली एक पल के लिए झिझकती है, लेकिन फिर वो रोशनी से अपनी मान की बात कह देती है। अगर उन दोनों के डिवोर्स से पहले ये सब हुआ होता तो वो जरूर कुणाल से मदद मांग लेती, लेकिन अब रोशनी बस इस आदमी से दूर रहना चाहती थी। इसलिए वो लिली से कहती है, मूड उससे कहती है, मैं कभी भी उससे मदद मांगने नहीं जाऊंगी। अब तुम परेशान मत हो, वो बीच तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। लिली अपनी कोमल आवाज़ में रोशनी से कहती है, चिंता मत करो। और क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? रोशनी लिली से इतना कहती है और फ़ोन रख देती है। अब जैसा कि कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, तो बस अब बाहर जाकर थोड़ा घूमना चाहती थी। उसका स्टूडियो शहर के बीच में था, जिसकी वजह से बहुत से शॉप्स उसके स्टूडियो के आसपास ही थे। इसीलिए वो एक शॉप में जाने का डिसाइड करती है। कुछ देर बाद वो एक शॉप के सामने खड़ी थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि उसे किसी ने रोक दिया। तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। रोशनी यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि उसे ये शॉप कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब वो उस सेलर को अपनी तरफ तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए पाती है तो वो उससे पूछती है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ? सेलर रोशनी को ऊपर से नीचे तक देखती है। रोशनी को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसके कपड़े सिर्फ कुछ हजार के ही हैं। तुम क्या यहाँ से कुछ भी खरीद सकती हो, या फिर तुम यहाँ सिर्फ किसी अमीर आदमी को फंसाने के लिए आई हो? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। सेलर रोशनी को देखते हुए घमंड से कहती है। एपिसोड 44। पिक व्हाट एवर यू वांट, आई विल पे फॉर इट। रोशनी को पता था कि वो सेल्स गर्ल ऐसा ही कुछ कहेगी। वो यहाँ पर कुछ ही भी खरीदने नहीं आई थी, इसीलिए वो इस सेल्स गर्ल से बहस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो जाने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ पीछे से आती है। क्या ये रोशनी नहीं है? रोशनी जब उस आवाज़ की तरफ मुड़ती है तो उसे दिशा और वीना जी दिखाई देती है। दिशा अभी भी सिंह विला में रह रही थी, जिसकी वजह से वो एक हाई क्लास लेडी की तरह दिख रही थी। अच्छा, तो ये मिसेस सिंह और उनकी गोद ली हुई बेटी है। रोशनी गोद ली हुई बेटी पर जोर देते हुए कहती है, मुझे मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और वैसे भी मैं किससे बात कर रही हूँ जो एक डिवोर्सी है। मिसेस सिंह कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन उनकी बाजू में खड़ी दिशा रोशनी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती है। मिसेस दिशा, इस तरह सेल्स गर्ल्स उन दोनों के पास जाती है और अपनी प्यारी आवाज़ में उन्हें एक तरफ इशारा करती है। दिशा मिसेस सिंह का हाथ पकड़ती है और अंदर जाने लगती है। रोशनी उस सेल्स गर्ल्स के रवैये से नाराज़ थी, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। रोशनी, यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी हैं, क्या तुम इन्हें खरीद सकती हो? दिशा रोशनी से इतना कहने के बाद सेल्स गर्ल से कहती है, इसे अंदर आने मत देना, ये मेरे मूड को इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसके बाद शायद मैं यहाँ से कुछ नहीं ले पाऊँगी। अगर आप यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकती तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सेल्स गर्ल रोशनी को देख उसे डांटते हुए कहती है। फिर वो रोशनी और मिसेस सिंह के पीछे जाने लगती है। रोशनी अब यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए मुड़ती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब रोशनी सामने देखती है तो उसे लायरा अपने सामने दिखाई देती है, जिसने काफ़ी प्यार से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो इन चीज़ों को खरीद सकती है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मैं हूँ उसे इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। सभी को रोशनी की तरफ देखते देख लायरा उन लोगों से कहती है। फिर वो रोशनी की तरफ मुड़ उससे कहती है, रोशनी, तुम चाहो जो ले सकती हो,
मैं इसके लिए पेमेंट करूँगी। फिर वो रोशनी की बाँह पकड़ शॉप के अंदर चली जाती है। सभी लोग लायरा को पहचान गए थे। मिस लायरा ने सेल्स गर्ल ने दिशा को एक तरफ ढकेल दिया और चापलूसी भरे चेहरे के साथ लायरा के पास आ गई। रोशनी, मेरे पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं है और मैं इन पैसों को अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ, इसलिए आगे बढ़ो और तुम्हें जो चीज़ पसंद आ रही है उसे अपने लिए ले लो। लायरा सेल्स गर्ल्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और इसके बजाय वो रोशनी से बात करती है। मुझे ये चाहिए और ये भी। रोशनी के इतना कहने के बाद लायरा बीच में ही कहती है, और वो जो उसके हाथ में है वो भी। लायरा ने बीच में रोशनी को इसलिए टोका था क्योंकि रोशनी ने सिर्फ कुछ ही चीज़ों की तरफ इशारा किया था। ऐसे में उसे एक ड्रेस अपने लिए पसंद आ गई थी। जिस सेल्स गर्ल ने कुछ देर पहले रोशनी की इंसल्ट की थी, उसके हाथ में इस समय एक ड्रेस थी जिसे दिशा ने अपने लिए पसंद किया था। लेकिन वो जैसे ही लायरा को अपनी पसंद की हुई ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए देखती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि उसने जिस ड्रेस को पसंद किया था वह उस शॉप में सिर्फ एक ही थी। इसीलिए वो लायरा की तरफ मुड़ते हुए उससे कहती है, इस ड्रेस को पहले मैंने पसंद किया था। सेलिब्रिटी होने में इतना अच्छा क्या है जो तुम इतना घमंड दिखा रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो? दिशा की बात सुन लायरा निक की तरफ देखने लगती है। निक तुरंत एक ब्लैक कार्ड सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, हम इसके लिए तुरंत ही पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। मैंने इस ड्रेस को सबसे पहले पसंद किया था। यह ड्रेस मुझे चाहिए। निक की बात सुनकर दिशा बिना सोचे समझे अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लेती है। उसे यह ड्रेस उतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन निक को कार्ड निकालते देख वो कैसे पीछे रह सकती थी। अभी लायरा डबल पेमेंट करने के लिए निक से कहने ही वाली थी कि रोशनी उसे पीछे खींच लेती है और उससे काफ़ी धीरे आवाज़ में कहती है, जिसे केवल वो दोनों ही सुन सकते थे, मेरी बात सुनो, उसे इसे खरीदने दो। एक जेंटलमैन कभी भी उस चीज़ को नहीं छीनता है जिसे कोई दूसरा पसंद करता है। हालांकि मैं एक डेविल लड़की हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें ये ड्रेस खरीदने दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें ये ड्रेस काफ़ी पसंद है। दिशा से इतना कहने के बाद लायरा सेल्स गर्ल्स की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, इसे ही इस ड्रेस को खरीदने दो। लायरा को रोशनी की बात समझ नहीं आई थी, पर पता नहीं उसने वही किया जो रोशनी ने उससे कहा था। सेल्स गर्ल दिशा का क्रेडिट कार्ड ले लेती है और चली जाती है। लायरा रोशनी को साइड में खींच लेती है और उससे कहती है, तुमने मुझे वो ड्रेस लेने क्यों नहीं दी? हम उस ड्रेस को खरीद सकते थे। लड़ाई झगड़ा आप पर शोभा नहीं देता और मैं आपके लिए कपड़े डिजाइन करूंगी क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं। रोशनी बिना सोचे समझे कहती है। लायरा रोशनी को अजीब तरह से देखने लगती है। पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उस ड्रेस की कीमत दिशा के क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ज़्यादा है। लायरा को खुद की तरफ देखते देख रोशनी उससे धीरे आवाज़ में कहती है। लायरा तुरंत रोशनी की बात समझ जाती है और रोशनी को अपने कपड़े चुनने का काम सौंप खुद एक अच्छे शो का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद वो सेल्स गर्ल्स वापस आती है और दिशा से कहने लगती है, मिस दिशा, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इस ड्रेस के लिए काफ़ी नहीं है। क्या आप अपना एक और कार्ड दे सकती हैं? एपिसोड 45। लायरा ने सिखाया दिशा को सबक। इम्पॉसिबल दिशा के मुंह से अचानक निकलता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे। उसके कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए थी। वो अक्सर इस शॉप पर कपड़े खरीदने के लिए आती थी। ड्रेस की कीमत आमतौर पर 20,000 से 30,000 तक रहती थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसने उस ड्रेस से अभी लायरा से झगड़ कर ली थी। उसकी कीमत 2 लाख से भी ज़्यादा होगी। सेल्स गर्ल से ने चेहरे पर अभी भी चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसने दिशा को समझाते हुए कहा, मिस दिशा, ये ड्रेस इस सीजन की न्यू ड्रेस है। इस ड्रेस की कीमत 2.5 लाख है। आप हमारी VIP कस्टमर है, इसीलिए आपको इस ड्रेस पर डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद इस ड्रेस की कीमत 2,40,000 हो जाएगी। प्लीज़ आप अपना दूसरा कार्ड दे सकती हैं।
सेल्स गर्ल की बात सुनकर दिशा स्तब्ध रह जाती है। दिशा इधर उधर देखती है। फिर वो सेल्स गर्ल से कहने ही वाली थी कि उसे ये ड्रेस नहीं चाहिए कि तभी लायरा उनके पास आती है और वो सेल्स गर्ल से कहती है, तुम उसे डिस्काउंट देने के लिए मेरे मेंबरशिप कार्ड का यूज कर सकती हो। लायरा की बात सुनकर सेल्स गर्ल एक बार फिर से दिशा से उसका क्रेडिट कार्ड ले लेती है और चली जाती है। जब वो सेल्स गर्ल वापस आती है तो उसके हाथ में एक बिल था। वो लायरा की तरफ देख उससे कहती है, मिस लायरा, आप हमारे शॉप की गोल्डन वीआईपी कस्टमर हैं, जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। इस ड्रेस की कीमत 2.5 लाख थी, पर डिस्काउंट के बाद इस ड्रेस की कीमत 1,90,000 हो गई है। इसीलिए अब मिस दिशा इस ड्रेस को अफोर्ड कर सकती हैं। इस बार सेल्स गर्ल का रवैया दिशा के प्रति बिल्कुल ठंडा था। दिशा महसूस कर सकती थी कि यहाँ पर उसकी इंसल्ट की जा रही है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर भी अपनी शान को बचाए रखने के लिए वो उन लोगों से कहती है, मेरे पास दूसरा कार्ड है, लेकिन जैसा कि मिस लायरा मेरी हेल्प करना चाहती थी तो मैं भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अब मुझे कुछ काम है। इतना कहने के बाद दिशा मायूस सा चेहरा बनाकर वीना जी के पास जाती है और उन्हें सीधे उस शॉप से बाहर खींच लेती है। वीना जी को अपने खर्चे निकालने के लिए कुणाल सिर्फ उन्हें 2 लाख ही मंथली देता था, लेकिन उन पैसों को भी दिशा ने खर्च कर दिए थे। इसीलिए दिशा को डर था कि कहीं उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगी। शॉप के अंदर वीना जी दूसरी तरफ थी, इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि शॉप के अंदर क्या हुआ था। रोशनी लायरा के बॉडी के हिसाब से उसके लिए कुछ कपड़े डिसाइड करती है। उन ड्रेस की कुल कीमत दिशा के द्वारा खरीदे ड्रेस की कीमत से ज़्यादा नहीं थी। क्या आपको ये ड्रेस पसंद आई? क्या आप एक बार इन्हें ट्राई करना चाहेंगी? रोशनी लायरा की तरफ देख उससे पूछती है। लायरा ने इस समय अपना चेहरा मासूमों की तरह बनाकर रखा था, जिसे देख रोशनी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि लायरा ने दिशा की कैसे इंसल्ट करवाई थी। मुझे लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, पर हाँ, वो तो दुम दबाकर भाग गई। लायरा हंसते हुए रोशनी से कहती है। फिर वो निक की तरफ मुड़ उसे पेमेंट करने के लिए कहती है। रोशनी को पहले लगा था कि निक ने लायरा की तरफ से लेक्स से बदला लिया था, लेकिन आज लायरा के इस शरारती रूप को देखकर उसे पता चल गया था कि वो लायरा ही थी जिसने निक से वो वीडियो लीक करवाई थी जिसमें लेक्स था। वो तुम ही थी ना जिसने लेक्स की वीडियो लीक करवाई थी? रोशनी अपने भौहों को ऊपर कर लायरा से पूछती है। रोशनी की बात सुनकर लायरा स्तब्ध रह जाती है, पर वो खुद को संभालती है और अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कहा आपने? ये आप नहीं थे जिसने किया है? रोशनी अपनी एक आंख को उचकाकर लायरा से पूछती है। जब लायरा को समझ आया कि अब वो और रोशनी से नहीं बच सकती, तो वो जल्दी से घूम जाती है और अपनी पीठ रोशनी की तरफ कर लेती है। तुमने ये सब क्यों किया? रोशनी लायरा के सामने चली जाती है और उससे सवाल करती है। मुझे डर था कि तुम जब बहुत फेमस हो जाओगी तो तुम मुझे भूल जाओगी और कभी भी मुझे स्टाइल नहीं दोगी। लायरा जानती थी कि अब रोशनी से वो नहीं बच सकती थी, इसीलिए वो उसे बता देती है कि उसने ये सब क्यों किया था। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान रखना कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। रोशनी नाराज नहीं थी, इसलिए वो हल्के आवाज़ में लायरा से कहती है। रोशनी की बात सुनकर लायरा बहुत खुश हो जाती है और वो गर्मजोशी के साथ लायरा का हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखों में चमक लाते हुए रोशनी से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, आज तुम जो चाहो ले सकती हो, उन सब चीज़ों की पेमेंट मैं करूँगी। रोशनी जानती थी कि वो अगर उसे मना करेगी तो वो उसकी बात नहीं मानेगी, इसीलिए वो खुद के लिए भी ड्रेस पसंद करने लगती है। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा? एपिसोड 46